हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का अपने इस संस्थान ग्रैंड मास्टर 360 पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेस्ट सीरीज और ये आपकी टेस्ट सीरीज का पार्ट 1 रहेगा। प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बनाए गए हैं और इतिहास से संबंधित जो भी आपके प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम बातचीत करेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक प्राचीन भारत के बारे में वर्णन करती है? आपके पास में 3 कथन दिए गए हैं, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सी पुस्तक है या फिर कौन सी पुस्तकें हैं जो हमारे प्राचीन भारत के बारे में बताती हैं। फर्स्ट, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। दूसरा पॉइंट इन्होंने लिखा है टोल्मी के द्वारा लिखी ज्योग्राफी। कई बार आपको ज्योग्राफिया पढ़ने को मिलेगा। प्लिनी के द्वारा लिखित नेचुरल हिस्ट्री। तो इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, यानी कि जो वर्णन करती है प्राचीन भारत के बारे में, ये बात कौन सा ऑप्शन सत्य साबित करता है। तो जिन्होंने इसके बारे में सोच रखा होगा ऑप्शन डी उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। एरिथ्रियन ऑफ एरिथ्रियन सी के बारे में अगर कहा जाए तो ये जो लेखक हैं अभी इनके बारे में पता नहीं लगा है। अननोन एक लेखक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कहा जाता है कि वो नाविक थे और बहुत सारे विदेशी जो व्यक्ति हैं, यात्री यहाँ भारत में आए, प्राचीन समय में भी आए और आधुनिक में भी आए, है ना, आते रहते भी हैं अब भी। तो उस समय क्या था कि हम अगर प्राचीन भारत की बात करें तो कुछ विदेशी यात्री जो भारत में आए उन्होंने अपना जो एक कह सकते हैं उनका अनुभव, उनकी यात्रा का अनुभव कैसा रहा भारत में, उन्होंने इस तरीके से पुस्तकें लिखी। तो जो विदेशी विवरण मिलते हैं हमें उनके आधार पे या भारत में जो उस समय के लेखक थे उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के आधार पे हम अनुमान लगाते हैं कि हमारा प्राचीन इतिहास कैसा था। कुछ विदेशी लोग पर्यटक बनकर आए और कुछ यहाँ पर भारतीय धर्म को अपनाकर यहीं की जो शिक्षा प्रणाली थी उसे सीखा, कुछ यहाँ पढ़े, है ना। तो जैसे शुरुआती दौर में हम यूनानियों की बात करते हैं, रोमन जो थे उनकी बात करते हैं, चीनी यात्रियों की बात करते हैं, है ना। तो ये जो पुस्तकें आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये उस समय की बातें हैं जब यहाँ यूनानी जो लोग थे, यूनानी जो लेखक थे वो इतिहास एक लिख रहे थे। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी के बारे में तो मैंने आपको बताया कि इसके जो राइटर हैं वो अभी बेनाम है। यूनानी भाषा में लिखी गई है ये पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। और वहीं जब हम बात करते हैं टोलेमी के द्वारा लिखित पुस्तक ज्योग्राफिया के बारे में, ये कहा जाता है कि 80 ईस्वी से लेकर 115 ईस्वी के बीच में ये लिखी गई थी। ठीक है, और एक जो है प्लिनी के द्वारा लिखित नेचुरल हिस्ट्री, ये पहली शताब्दी ईस्वी, फर्स्ट सेंचुरी के आसपास में लिखित एक पुस्तक है जो कि लैटिन भाषा में लिखी गई। ठीक है, और इस पुस्तक में हमें वर्णन मिलता है कि किस प्रकार से भारत और इटली के बीच में व्यापार हुआ करता था। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी आपके सामने एक सूची दी गई है पुस्तकों की और सामने आपके लेखकों के नाम लिखे गए हैं, तो वो आपको बताने हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा बताने का प्रयास करेंगे। तो बड़ा आसान सा है। जब आप बात करते हैं कृष्ण देव राय के बारे में, कृष्ण देव राय बड़े शक्तिशाली राजा थे विजयनगर साम्राज्य के। विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं तो जब उत्तरी भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चल रहा था, उसी के समय में
क्या हुआ था, दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी गई थी हरिहर और बुक्का दो भाइयों के द्वारा। तो उन्होंने सबसे पहला वंश कौन सा वंश शुरू किया, संगम वंश। संगम वंश की समाप्ति के बाद सुलु वंश आया, सुलु वंश की समाप्ति के बाद तुलु वंश आया, यानी कि तीसरा वंश तुलु वंश और चौथा वंश जो था वो था अराविडु वंश। जब हम तीसरे वंश की बात करते हैं तुलु वंश के बारे में, है ना, तो तुलु जो वंश है उस वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह। वीर नरसिंह ने स्थापना की थी। वीर नरसिंह के छोटे भाई थे कृष्णदेव राय, जिन्होंने शासन किया था, आप कह सकते हैं 1509 से लेकर 1529 तक, ठीक है। और ये एक अच्छे विद्वान थे, एक अच्छे राजा और अच्छे योद्धा भी थे। इनकी बहादुरी का वर्णन किया है बाबर ने अपनी बाबरनामा में। जो बाबर ने अपनी क्या लिखी थी, आत्मकथा, तुजुक ए बाबरी जिसे बोलते हैं, तुर्की भाषा में लिखी गई, उस पुस्तक में भी वर्णन किया है बाबर ने इनके बारे में। तो कृष्णदेव राय जो थे, इनका शासनकाल साहित्य की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इनको संस्कृत का भी ज्ञान था। और जो आप बात करते हैं तेलुगु, तेलुगु भाषा जो फली फूली, वो कृष्णदेव राय के दरबार में फली फूली। आमुक्त माल्याद जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है कृष्णदेव राय, ठीक है। बाकी जो आपको ना भी अगर ध्यान हो, यानी कि अब यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, आमुक्त माल्याद 4 है ना, D4, और D4 हमारे पास ऑप्शन में एक ही है, यानी कि जो कहते हैं ना कि सिंपल, आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि डी जो है वो किसी और ऑप्शन में 4 के सामने नहीं लिखा हुआ है ना। तो बाकी जो बच गए, मनु चरितम की बात करते हैं, अल्लाह सन्नी पेदन्या, परिजात अपहरणम के रचनाकार कौन है, नदी तिम्या, और पांडुरंग महात्म्य जो है उनके रचनाकार कौन है, तेनालीराम रामकृष्ण। तो इस प्रकार से आपको ये पॉइंट जो है वो ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कुछ पॉइंट्स हमारे सामने दिए गए थे एक क्वेश्चन के रूप में, वो हमने देखे। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। अट्टुकल पोंगल मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है। अभी जैसे इस ऑप्शन में जिन्होंने टिक किया होगा केरल, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। केरल की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम, जिसे त्रिवेंद्रम के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर मुख्यतः अट्टुकल पोंगल त्योहार की शुरुआत हुई। वहां पर बहुतायत मात्रा में जो वहां के लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं और इस त्योहार को मनाते हैं। कहा जाता है कि लगभग 10 दिन तक ये त्योहार जो है इसका जो मनाई जाने की परंपरा है। हाल ही में पिछले ही महीने यानी कि फरवरी के महीने की बात है, तो ये त्योहार मनाया गया, अट्टुकल पोंगल त्योहार, ठीक है। और विश्व स्तर पे रिकॉर्ड भी बनाया गया, गिनीज बुक में ये रिकॉर्ड बना है कि सबसे ज्यादा महिलाएं इकट्ठी हुई किसी त्योहार पे, तो वो ये त्योहार अट्टुकल पोंगल। केरल जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने दो कथन दिए गए हैं, उन दोनों कथनों में से आपको ये बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं या फिर कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो पहला कथन आपके सामने लिखा हुआ है, यह कच्छप घाट राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। दूसरा है, इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा, ठीक है। तो पहला जब हम बात करते हैं, इसका ऑप्शन जिन्होंने टिक किया होगा ना सी, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है वो ठीक रहेगा। दोनों की दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक लिखी हुई हैं। कच्छप घाट राजवंश के बारे में आप जानते होंगे। कच्छप घाट राजवंश एक राजपूत राजवंश था।
इस राजवंश के राजाओं ने लगभग 10वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में शासन किया, और ये जहां पर शासन करते थे वो वर्तमान भारत की दृष्टि से अगर देखें तो आप कह सकते हैं मध्य भारत, यानी कि मध्य प्रदेश का जो एरिया है या मध्य प्रदेश के जो उत्तर पश्चिमी भाग का कुछ हिस्सा वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इस क्षेत्र में कच्छप घाट राजवंश के जो राजा थे वो शासन किया करते थे, और मुख्यतः एक महापद्मनंद नाम आता है। वो कहा जाता है कि वो इस कच्छप घाट राजवंश के शुरुआती दौर के सम्राट हुआ करते थे, और ये जो वंश है आमेर के कछवाहा राजपूत जो वंश आपने पढ़ा उन्हीं के परिवार से संबंध रखते थे, और इनके शासनकाल में एक वृत्ताकार मंदिर बना, और वृत्ताकार मंदिर जो बना उसी का स्वरूप हमने हमारे संसद भवन के लिए रखा। तो जैसे आपको पता है ये दिखाई दे रहा है 64 योगिनी मंदिर, कहाँ पे है? मुरैना, मुरैना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, ग्वालियर से 35-40 किलोमीटर की दूरी पर आपको ये मिलेगा। और इसी को क्या है, इसकी देखिए स्ट्रक्चर देखिए ध्यान से, इसी का जो स्ट्रक्चर है इसी का डिजाइन हमने हमारे संसद भवन को बनाते हुए रखा था, ठीक है। और वैसे वर्तमान की दृष्टि से देखें तो अब हमारा संसद भवन नया बन चुका है ना, अभी वर्तमान की भारत सरकार के समय में। तो ये जो पुराना आपको संसद भवन दिखाई दे रहा है इसको हम अब संविधान सदन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस सदन के अंदर ही हमारा जो संविधान है उसका निर्माण हुआ था। हमारा भारत गणतंत्र भारत बना, उसके पीछे की जो कहानी है वो सारी की सारी कहानी इसी संसद भवन के अंदर हुई, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से इस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी नदी के नाम से जाना जाता था। तो इसमें से बताइए जल्दी कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा ऑप्शन ए उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। वैदिक काल में जो पुरुषनी नदी के नाम से एक नदी हुआ करती थी उसे हम वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है, रावी पुरुषनी। और आपको ये भी पता है कि जब प्राचीन भारत में एक आक्रमण हुआ था जिसे हम कहते हैं सिकंदर का आक्रमण, है ना, तो सिकंदर का जो आक्रमण हुआ लगभग 326 ईसा पूर्व के आसपास में एक लड़ाई लड़ी गई थी। उस लड़ाई का नाम आपको पता है? एक सेकंड, इसमें थोड़े मिस्टेक है, वो वितस्ता नदी के किनारे है ना, वितस्ता नदी झेलम को कहते हैं, ठीक? तो एक सेकंड रुकिए जरा, इसको रब कर देते हैं। तो रावी नदी के बारे में तो आपको पता है, जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद के जो 7वें मंडल में हमें एक युद्ध दिखाई देता है जिसे हम दशराज युद्ध का नाम देते हैं। तो दशराज युद्ध जो था वो किस नदी के किनारे हुआ? पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था, ठीक है। और अभी मैंने जो लिखा 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने राजा पोरस के साथ लड़ाई लड़ी, वो था वितस्ता नदी के किनारे लड़ा गया युद्ध, जिसे वर्तमान में झेलम नदी के नाम से जानते हैं। और उसे यूनानी जो लेखकों ने नाम दिया था हाइडेस्पीच का युद्ध। व्यास नदी को प्राचीन समय में विपाशा नदी के नाम से जाना जाता था, चिनाब को अश्किनी के नाम से जाना जाता था, सतलुज को शतुद्री के नाम से जाना जाता था। अभी लिखने के लिए थोड़ी व्यवस्था नहीं है, इस वजह से लिख नहीं पा रहे हैं, और 2-3 दिन में ये व्यवस्था हो जाएगी, चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो अभी मैप के माध्यम से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देख लीजिए ये सिंधु नदी तंत्र है। जब आप गूगल मैप पे सर्च करेंगे सिंधु नदी तंत्र तो आपको इस प्रकार का कुछ यहाँ पर पोर्शन दिखाई देगा। तो सबसे पहले जैसे अभी मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दे रहा हूँ ना, रेड कलर में आपको लाइन दिखाई दे रही होगी, ये जो नदी है ये नदी आपकी कौन सी है? ये झेलम नदी है। झेलम नदी को प्राचीन समय में वितस्ता नदी के नाम से जाना जाता था, जिसके किनारे युद्ध हुआ था
ठीक है, राजा पोरस और सिकंदर के बीच में। और फिर यहाँ पर एक और नदी जो मैं ब्लैक कलर में लाइन खींच रहा हूं, ये देखिए, ये है आपकी चेनाब नदी। चेनाब को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? अश्किनी। इस प्रकार से आपको ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। और ब्लू कलर में अगर हम देखें तो यहाँ पर मैं एक लाइन और ठीक है, ये लाइन देखिए, ये है आपकी रावी नदी जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, रावी। ठीक है, जिसे प्राचीन समय में पुरुषनी नदी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर सैफरन कलर में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये जो आपको नदी जाती हुई दिखाई देती है, ये है आपकी सतलुज नदी। और सतलुज नदी जो है, इसको प्राचीन समय में क्या कहते थे? शतुद्री। इसी की एक सहायक नदी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इस नदी का, अगर हम इस नदी के बारे में बात करें तो ये कौन सी है? ये है आपकी व्यास नदी। व्यास नदी को प्राचीन समय में वितस्ता नदी के नाम से जाना जाता था। और यही वो वितस्ता नदी है, सॉरी, वितस्ता नदी के किनारे तो युद्ध हुआ, जिसे झेलम नदी का युद्ध कहा गया। लेकिन जब सिकंदर इधर, यानी कि भारत की इस क्षेत्र में आना चाहता था, तो वो इस व्यास नदी को पार नहीं कर पाया, विपाशा नदी को पार नहीं कर पाया था। ठीक है, इसी की वजह से वो वापिस लौट गया 323 ईसा पूर्व में। रास्ते में जाते समय बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए जी, अब एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज या नवरोज को आरंभ करवाया? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं 4, कौन सा इसमें से ठीक रहेगा, बता दीजिएगा। रजिया सुल्तान, ग्यासुद्दीन बलबन, शमसुद्दीन इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा ना, ऑप्शन बी उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, ग्यासुद्दीन बलबन बिल्कुल राइट रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये ग्यासुद्दीन बलबन जो था, ये किस वंश का है? ये है गुलाम वंश का। गुलाम वंश के सबसे शातिर सुल्तानों में से एक माना जाता है ग्यासुद्दीन बलबन को। बलबन ने ही भारत में फारसी त्योहार नौरोज का प्रचलन शुरू करवाया। बलबन ने ही भारत में पेबोस प्रथा, यानी कि पैरों को चूमने की प्रथा शुरू करवाई। बलबन ने ही सजदा प्रणाली शुरू करवाई थी। आपने देखा होगा सजदा प्रणाली, सजदा करते हैं, तो वो प्रणाली भी बलबन ने शुरू करवाई। बलबन का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो आप कहेंगे 1265 से लेकर 1287 के आसपास तक ग्यासुद्दीन बलबन का शासन रहा। और इस गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको पता है, 1206 में बलबन, सॉरी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी थी इसकी, गुलाम वंश की। 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर रहा और बाद में 1210 में मृत्यु हो गई। इसके बाद में आराम शाह गद्दी पर बैठा 7-8 महीने के लिए, फिर उनको मार दिया किसने? इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गया, 1211 से 1236 तक गद्दी पर रहा। और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक है, और फिर जब हम बात करते हैं इल्तुतमिश के बाद में गद्दी पर मुख्यतः कौन हमें दिखाई देता है? रजिया सुल्तान। ठीक है, 1236 से लेकर 1240 तक रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी, पहली और अंतिम महिला मुस्लिम शासिका। ठीक है जी, इस प्रकार आपको ये बात ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन में चल रहा था, क्वेश्चन में पूछा गया है नौरोज त्योहार के बारे में। अब ये जो नौरोज त्योहार है वो एक फारसी त्योहार है ना। और फारस का वर्तमान में अगर आप नाम देखेंगे तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं ईरान। ईरान जो है, ईरान के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको हो तो इसके लिए ही आपको यहाँ पर ये समझाने का प्रयास किया है। ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान का ये राष्ट्रीय ध्वज है।
ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता ग्रहण की थी 24 अक्टूबर 1945 को। 5 मार्च 1981 को ईरान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में ये घोषणा की कि अब के बाद हम इस्लामिक गणराज्य होंगे। तो उसके बाद में ईरान एक इस्लामिक गणराज्य बन गया 1981 5 मार्च। ठीक है जी, चलिए जी। अब आपके सामने एक क्वेश्चन और दिखाई दे रहा है, इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र की शुरुआत की। तो क्या ये कथन ठीक है? दूसरा कथन भी पढ़ लीजिए। द ट्रिब्यून अखबार 1881 में दयाल सिंह मजीठिया के नेतृत्व में लाहौर से प्रकाशित हुआ। तो इनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा कथन सत्य है, या दोनों ही कथन सत्य हैं या दोनों ही नहीं है। तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने, आपको पता है 1780 में क्या किया था? 1780 में भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट को शुरू किया था। और बंगाल गजट तो आपको पता है वो बांग्ला भाषा में नहीं था, वो तो इंग्लिश भाषा में छपा था। ठीक है, तो 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के नेतृत्व में बंगाल गजट इंग्लिश भाषा में छपा। लेकिन हमसे क्या पूछा है? प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र। तो प्रथम बांग्ला जो साप्ताहिक समाचार पत्र था वो तो आपको पता है किसने शुरू किया था? कोलकाता में, है ना? विलियम कैरी नाम आता है। विलियम कैरी के नेतृत्व में समाचार दर्पण की शुरुआत हुई थी। वो था आपका प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र 1818 में जो शुरू हुआ। द ट्रिब्यून अखबार 1881 में दयाल सिंह मजीठिया के नेतृत्व में लाहौर से प्रकाशित हुआ। ये बात बिल्कुल ठीक है, यानी कि जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा केवल एक उनका, सॉरी केवल दो उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, है ना? आपका दूसरा जो कथन है वो बिल्कुल ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए जी, अभी आपके सामने एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किस शैनवंशी राजा के दरबार में रहा करते थे? गीत गोविंद के लेखक, है ना? तो जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे इसके बारे में कि कौन सा कथन आपका ठीक रहेगा। इसमें जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा लक्ष्मण सेन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। लक्ष्मण सेन के दरबार में रहा करते थे जयदेव, जिन्होंने रचना लिखी थी गीत गोविंद। हालांकि जब आप मध्यकाल का इतिहास शुरू शुरू में पढ़ते हैं, यानी कि प्राचीन खत्म होते समय और मध्यकाल की शुरुआत होते समय की बात है, जब बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल में एक वंश जिसे आप सेन राजवंश कहते हैं, सेन राजवंश की स्थापना किसने की थी? सामंत सेन ने, है ना? इस सेन राजवंश में विजय सेन, बल्लाल सेन, इस तरह के जो शक्तिशाली राजा हुए। तो बल्लाल सेन भी अच्छे राइटर थे, लेकिन कहा जाता है कि इन्होंने एक अपनी रचना का काम अधूरा छोड़ दिया था, उस अधूरी रचना का काम पूरा करवाया था लक्ष्मण सेन ने। ठीक है, और वो रचना कौन सी थी? अद्भुत सागर। बल्लाल सेन ने लिखी रचना अद्भुत सागर, पूरा काम करवाया लक्ष्मण सेन ने। लक्ष्मण सेन के दरबार में और भी राइटर रहा करते थे जयदेव के अलावा। एक का नाम आता है हल्लायुद्ध, जो इनके मुख्यमंत्री भी थे। हल्लायुद्ध के द्वारा लिखी गई रचना का नाम है ब्राह्मण सर्वस्व। एक आपने नाम सुना होगा धोई, धोई नाम के लेखक थे इनके दरबार में। वो जो है उन्होंने भी क्या किया था? उन्होंने एक रचना लिखी थी पवन दूत। इस प्रकार से आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तो जिन्होंने डी ऑप्शन टिक किया था उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। अभी आपके सामने एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। सांप्रदायिक पंचांग के संदर्भ में आपको
इन निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन जो है वो ठीक रहेगा। रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा 16 अगस्त 1932 को की। क्या ये बात ठीक है? दूसरा कथन भी पढ़ो। इसके अनुसार दलित वर्ग को हिंदुओं से अलग माना गया और अलग मानते हुए उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई। तो ठीक है, तो ये दोनों की दोनों बातें ही ठीक है, यानी जिन्होंने ऑप्शन में टिक किया होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि एक और दो दोनों। रैमजे मैकडोनाल्ड के बारे में तो आप जानते हैं, ये वही हैं जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, है ना, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। तीनों गोलमेज सम्मेलन इसी व्यक्ति के समय में हुए। इसी ने घोषणा की थी 16 अगस्त 1932 को, और जिसके तहत आपको पता है दलित वर्ग को अलग माना गया। फिर आपको पता है कि महात्मा गांधी ने क्या किया। महात्मा गांधी ने इस बात का विरोध किया कि ऐसे तो आप हिंदू को बांट रहे हैं। इसी वजह से फिर बाद में एक समझौता होता है महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपको ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें आप बताने का प्रयास करेंगे, मौर्य वंशी सम्राट अशोक ने कलिंग क्षेत्र पर कब विजय प्राप्त की? मौर्य वंशी सम्राट, मौर्य वंश, जब आप प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तब मौर्य वंश का जिक्र आता है। मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को मार के। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जी जो थे उनके गुरुजी का नाम क्या था? आचार्य चाणक्य, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। तो उसी मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे सम्राट अशोक, जिनका राज्याभिषेक हुआ था 269 बीसी, यानी कि 269 ईसा पूर्व में। उसी के 8 साल बाद में उन्होंने क्या किया था? कलिंग क्षेत्र को जीता। कलिंग क्षेत्र की उस समय राजधानी हुआ करती थी तोसली। कलिंग क्षेत्र को जीतकर तोसली को उस क्षेत्र की राजधानी बनाया और अपना 5वां प्रांत भी बना लिया कलिंग को। क्या 5वें प्रांत की राजधानी किसे रखा? तोसली को। इस प्रकार आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। ये आपका एक और अच्छा सा क्वेश्चन, सुमेलित करना है आपको, बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा। सबसे पहले आपको देखना है राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय जो थे वो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, है ना। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी इन्होंने? 1828 के आसपास में। जब हम स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बात करते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। और आत्माराम पांडुरंग की बात करते हैं तो उन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और किसके साथ मिलकर की थी? आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, केशव चंद्र सेन और महादेव गोविंद रानाडे का नाम आता है। और इनके साथ में एक और व्यक्ति थे देवेंद्र नाथ ठाकुर। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। बाकी ऑप्शन जो बच गया आपका सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां किससे संबंधित हैं? अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित हैं। सर सैयद अहमद खान ने एक पुस्तक भी लिखी थी 1864 में, जिसका नाम आता है साइंटिफिक सोसाइटी। तो अब इसको आप क्या करेंगे? सुमेलित करने का प्रयास करें, कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा बता दीजिए। ठीक है, A2B4, A2B4, C1 और D3, यानी कि सी ऑप्शन जिन्होंने टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ही बढ़िया। ठीक है जी, तो इसी प्रकार से ये कुछ क्वेश्चन, यानी कि आज आपकी टेस्ट सीरीज फर्स्ट में रहे, और फिर अच्छे से क्वेश्चन हम आगे और भी लेकर आएंगे आपके लिए।
अभी क्या है, थोड़ी सी लिखने के लिए व्यवस्था नहीं है, वो जल्द ही यानी कि 2-3 दिन में व्यवस्था वो भी हो जाएगी। फिर उसके बाद में आपको लिख कर अच्छे से समझाया करेंगे, ठीक है ना। अभी पेन टेप की व्यवस्था है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जल्द मिलेंगे हम फिर। नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद, जय हिंद।